उसी के चलते मतलब वहाँ का लोग मन बना लिया था कि हाँ बीजेपी आ रहा है, इन लोग को सपोर्ट करने से शायद प्रशासनिक फायदा हम लोग को मिलेगा बोल के उन लोग का एक तो परिस्थिति जैसा कुछ बन गया था। इसी के चलते वो बहुत रिजिड रहा उन लोग के पक्ष में से। अगर हम लोग विश्लेषण करेंगे पहाड़ के पॉलिटिक्स को, पहाड़ में एक तरफा एक इस तरह से हो गया था, जो पार्टी पहाड़ में एग्जिस्ट करेगा मतलब पब्लिक उसी को बिठाएगा पहाड़ के पॉलिटिक्स में। जो पार्टी को मतलब स्टेट के विरोध में खड़ा होगा, अनित विनय फैक्शन ने शुरू किया, चलो हम लोग अब इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं, ये सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स से बढ़ के एक तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को पहाड़ में इंट्रोड्यूस करेंगे बोल के उन लोग ने सीधा सीधी न विरोध नहीं, सीधा संपर्क करके सीधा स्टेट गवर्नमेंट के साथ रह के कुछ करना होगा ताकि नए प्रोजेक्ट में शायद पब्लिक इसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि अब चाह रही नहीं, पहाड़ को बचाना है, किसके तरफ जाने से पार सुरक्षित रहेगा। जो वोट जिताया और जो मेरा काम किया मैं उसी को पारिश्रमिक भी तो दूंगा। तो हरेक को संभव ही नहीं है, जो मेरे साथ रहा खड़ा उन लोग को ज़्यादा भाव देना ही होगा। गोरखालैंड का मुद्दा है, मरा नहीं है, वो पॉलिटिकल सीनरी के हिसाब से जो देश काल परिस्थिति का परिवर्तन जब होगा वो मतलब फिर भी ये मतलब आएगा ही। तो सेंट्रल क्यों देगा, क्योंकि बिना देखे ये लोग 3 टेन्योर वोट जीत चुका है। अगर परमानेंटली पॉलिटिकल सोल्यूशन किया जाने से वही 2 सब्जेक्ट ही काम आएगा, एक तो यूटी है या तो अलग सेपरेट स्टेट इस्टेब्लिश होने से ही पॉलिटिकली परमानेंट सोल्यूशन, ये दोनों से अलावा कोई भी पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है। Hi everyone, welcome to another episode of Epicenter. Today we have with us the only independent MLA who has won in the recently concluded West Bengal Assembly elections, Mr. Rudin S. Lepcha. He has won from the Kalimpong constituency and he belongs to one of the factions of the Gorkha Janmukti Morcha, the Binoy Tamang faction, and he is going to talk to us about the political situation in the Darjeeling Hills, especially after the election results. So thank you so much for speaking to us on Epicenter. Sir, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहती हूँ, जो बीजेपी का ग्रोथ हमने देखा है इस बार असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स में, अभी तक हमें लगता था कि बीजेपी इज़ डूइंग वेल इन द हिल्स क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस था, उनका सपोर्ट था। बट इस इलेक्शन में they were not an alliance क्योंकि they were the principal opposition for each other. आपको क्यों लगता है कि डिस्पाइट उनका जो डिफरेंस था जेजेएम और बीजेपी का, उनका अलायंस ब्रेक हो गया, पहले तो 2017 में बिनोय तामंग अलग हो गए, उन्होंने अपना फैक्शन बनाया, फिर दे बिकेम क्लोज टू द टीएमसी और फिर लास्ट ईयर बिमल गुरुंग ने भी अलग हो गए बीजेपी से। लेकिन फिर भी बीजेपी ने इतना अच्छा हिल्स में कैसे किया आपके हिसाब से, क्योंकि 6 सीट्स में से 5 सीट्स वो जीते हैं, आपका योर्स वाज द ओनली सीट जहाँ पर वो नहीं जीते। आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को अभी भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये जानना है कि 19 को इलेक्शन जो हुआ था जिसमें ज़्यादातर नॉर्थ बंगाल से वोट इन लोग ने जीता था, तो दार्जिलिंग सीट भी पार्लियामेंट्री सीट भी इन लोग का आधिपत्य में आ गया था। इसी के चलते भ्रम जैसा हो गया था और इतना कम मार्जिन से भी नहीं, बहुत लैंडस्लाइड मार्जिन से उन लोग जीत गया था। और ज़्यादातर जितना भी डोर्स वाला दार्जिलिंग जितना भी है नॉर्थ बंगाल का ज़्यादातर जिला में उन लोग लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ गया था 19 को। तो जितना भी वोटर्स को लग गया था कि शायद उन लोग का परसेप्शन से स्टेट में ये लोग ही आएगा, उसी के चलते मतलब वहाँ का लोग मन बना लिया था कि हाँ बीजेपी आ रहा है, इन लोग को सपोर्ट करने से शायद प्रशासनिक फायदा हम लोग को मिलेगा बोल के उन लोग का एक तो परिस्थिति जैसा कुछ बन गया था। इसी के चलते वो बहुत रिजिड रहा उन लोग के पक्ष में और इसीलिए एक मेन फैक्टर वो है मेरा एनालाइज में। सर, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही रहा है जनरली अभी तक। ऑफ कोर्स 2017 में वो चेंज हुआ और अभी 2020 में बिमल गुरुंग भी टीएमसी को सपोर्ट उन्होंने किया, लेकिन उससे पहले तक स्टेट गवर्नमेंट टीएमसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही रहा है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी के साथ रहा है। क्या आपको लगता है क्योंकि इस बार दोनों फैक्शंस
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दोनों फैक्शंस टीएमसी को इस बार सपोर्ट कर रहे थे इलेक्शन में, आपको लगता है शायद उसके वजह से लोगों का भरोसा थोड़ा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से चला गया? नहीं, ये 1986 से अगर हम लोग विश्लेषण करेंगे पहाड़ के पॉलिटिक्स को, पहाड़ में एक तरफा एक इस तरह से हो गया था, जो पार्टी पहाड़ में एग्जिस्ट करेगा मतलब पब्लिक उसी को बिठाएगा पहाड़ के पॉलिटिक्स में, जो पार्टी को मतलब स्टेट के विरोध में खड़ा होगा। एक तो कॉन्सेप्ट जैसा कुछ बन गया था, डेवलप हो गया था पहाड़ की पॉलिटिक्स में। उसी के चलते 1986 के बाद पहाड़ में जितना भी पार्टी आया राज में, चाहे जेएनएलएफ हो, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 1 हो, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 तक हम देखा जाए तो ज़्यादातर लोग का वोट भी उसी पैटर्न में रहा, जो एकदम मतलब स्टेट सरकार को गाली करता है, चाहे कम्युनिस्ट को चाहे टीएमसी को गाली करता है, उसी को अपना लीडर मानने लग गया था। राजनीतिक समीकरण चेंज हुआ हम लोग ने 17 के बाद, थोड़ा कुछ हम लोग ने सीधा सीधी बोल दिया कि नहीं, हाँ थोड़ा 19 जब बीजेपी के साथ हमारा अच्छा रिश्ता नहीं रहा, बार बार उन लोग मतलब झूठ बोलते रहा, ये देंगे वो देंगे बोल के बहुत सारा, हम लोग तो 3rd टेन्योर तक उन लोगों को सपोर्ट किया ना। तो उसके बाद जब पहाड़ का लोग सोचने लगा नहीं शायद ये लोग नहीं देगा, एक तो फैक्शन बना हुआ था, अब बीजेपी नहीं देगा तो बीजेपी के साथ भरोसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सोचने लगी था। उसी को मतलब ऊपर में आधार बना के 19 के बाद अनित विनय फैक्शन ने शुरू किया, चलो हम लोग अब इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं, ये सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स से बढ़ के एक तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को पहाड़ में इंट्रोड्यूस करेंगे बोल के उन लोग ने सीधा सीधी नहीं विरोध नहीं, सीधा संपर्क करके सीधा स्टेट गवर्नमेंट के साथ रह के कुछ करना होगा, ताकि नए प्रोजेक्ट में शायद पब्लिक इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अब चारा ही नहीं, पहाड़ को बचाना है, किसके तरफ जाने से पार सुरक्षित रहेगा, बीजेपी के साथ जाने से तो फ़ायदा नहीं है, इतना बार उन लोग छल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं होगा शायद बोल के एक तो प्रैक्टिकल विचारधारा में पहाड़ को ढकेलना था। इसी के चलते उन लोग ने ये प्रयोग 19 को किया, ओपन रूप से पहाड़ में सीधा सीधी अपना आदमी को टीएमसी का कैंडिडेट बना के भी उठा लिया, ये रिस्क भी लिया। उसी के चलते उस वक्त तक पीपल ऑफ द हिल उतना कन्विंस नहीं था, वो देखा जाए तो 1 लाख के आसपास ही वोट मिला हम लोग को हिल से। लैंडस्लाइड बिक्री बीजेपी का ही रहा, उस टाइम में भी देखा जाए तो हिल का ज़्यादातर वोट उन लोग का मिला है, लेकिन बट तब बिमल गुरुंग का फैक्शन बीजेपी के साथ था। उसके बाद चलते चलते 2021 तक जब हम लोग आया, इसमें बहुत सारा फर्क देखने को मिला, क्योंकि हम लोग एक सीट प्रैक्टिकल विचारधारा के ऊपर जीत के आया। हमने सीधा सीधे हम लोग प्रचार में बोल दिया हम लोग दीदी के साथ है, ठीक है, हम लोग रीजनल पार्टी होके भी सीधा सीधी स्टेट के साथ मिलके हम लोग वोट लड़ा। तो हिल में कम से कम अब थोड़ा चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के ऊपर ये पॉलिटिक्स शुरू हो गया है कि आपने जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में बोला, टीएमसी को सपोर्ट करने के बारे में बोला, ममता बनर्जी को ओपनली सपोर्ट दिया आपने, ये आपके लिए वर्क नहीं किया इस इलेक्शन में, क्योंकि आप एक सीट जीते हैं, हाँ, बट हिल्स में और सारे सीट्स तो बीजेपी ही लेके गया। हाँ, लेकिन ऐसा है ना, वो विचारधारागत रूप से बीजेपी को भी जो वोट दिया उसमें भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, जैसे कि इमोशनल, जैसे कि नहीं तो या तो हम लोग को मिल जाता या तो बिमल गुरुंग को मिल जाता, ये रीजनल पार्टी को मिल जाता, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर तो कम से कम हिल का वोट 10 लोग उठ ही गया है, उस तरह से भी देखना होगा। ठीक है, बीजेपी को मिला हुआ है, 2nd रैंक में हम लोग है पहाड़ में, लेकिन इतना बड़ा हुआ, इतना मतलब इम्प्रूवमेंट होना भी बहुत मायने रखता है। अगर बिमल गुरुंग को जो मिला वोट और जो हम लोग को मिला है वोट, और उसका मतलब जोड़ जाने से हम लोग मतलब जीत के और ये पहाड़ में एटलीस्ट अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के ऊपर ही वोट डाल रहा है, ये ऐसा पूरा का पूरा देखने को मिल रहा है, ये बड़ी बात है। सर, आपने जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में बात किया, टीएमसी और ममता बनर्जी ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया है कि वो वेस्ट बंगाल का बाइफिकेशन नहीं चाहते हैं और वो गोरखालैंड डिमांड के खिलाफ है, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द गोरखालैंड डिमांड। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि JJM 1 JJM 2 दोनों ममता बनर्जी को अभी सपोर्ट में है, तो आपको लगता है JJM के लिए गोरखालैंड का जो डिमांड है, वो जो इशू अभी मुद्दा नहीं रहा, आपको लगता है? ऐसा है, मुद्दा अभी मतलब है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन ममता दीदी ने खुद दार्जिलिंग में लास्ट इलेक्शन में पूरा क्लियर बोल दिया था,
कि ये स्टेट का जो देने वाला लेने वाला बात है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन पहाड़ के बारे में पॉलिटिकली परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम तैयार है बोल के उन्हें क्लियरली बोल दिया है। गोरखालैंड का मुद्दा है, मरा नहीं है, वो पॉलिटिकल सीनरी के हिसाब से जो देश काल परिस्थिति का परिवर्तन जब होगा वो मतलब फिर भी ये मतलब आएगा ही। मेरा ये जो एनालाइज है, मेरा जो मानना है, उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे जहाँ तक लगता है बाद में भी ये कोई ना कोई उठाएगा, आएगा, ये फिर जिंदा होगा ही होगा। इसीलिए हम लोग क्या है मतलब कंपल्सन में है कि ये बोलने से कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि देने वाला सेंट्रल है। सेंट्रल ये इसके पक्ष में नहीं, गोरखा के पक्ष में नहीं है, पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। जो प्रॉमिस किया था सेंट्रल ने एक सब्जेक्ट को भी कंसिडर नहीं किया, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे दार्जिलिंग को परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए हो, चाहे कोई इश्यू के लिए सेंट्रल सीरियस नहीं था तो मांगने जाएगा। स्टेट तो उन लोग का अपना सब्जेक्ट नहीं बोल के पल्ला झाड़ चुका है, तो सेंट्रल देने वाले में से नहीं है, तो देशकाल परिस्थिति पहाड़ के लिए या गोरखा के लिए सटीक नहीं। हाँ, इसीलिए इस वक्त प्रैक्टिकल विचारधारा में पॉलिटिक्स करना सही है। ये मौसम इसीलिए ठीक ठाक है, इसीलिए हम लोग पब्लिक को एजुकेट कर रहा है, चलो भाई अभी हम पॉलिटिकल मतलब प्रैक्टिकल रूप से पॉलिटिक्स करेंगे बोल के हम लोग ने एजुकेट किया, पब्लिक मान भी रहा है। सर, इलेक्शंस के पहले तक JJM 1 और JJM 2 साथ में, अभी भी साथ में ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में जब आप दोनों TMC को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों फैक्शंस प्रीटी मच सेम इश्यूज हैं उनके एंड सेम ऑपोजिशन था BJP, तो साथ में क्यों नहीं आ पाए? देखिए, ये साथ में आने के बाद नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा विचारधारा अलग हो जाता है। सबसे पहले तो विचारधारा इसीलिए भी अलग हो गया था कि क्योंकि ये कंसेप्ट पहले हम लोग ने रीड किया, ये कंसेप्ट को लागू हम लोग ने किया पहले। जैसे कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 हुआ था, उस दिन से हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के ही काम करना होगा, पहाड़ बचाने के लिए, पहाड़ को डेवलपमेंट कराने के लिए, ऑल मतलब एंगल में डेवलपमेंट कराने के लिए। और फिर आपको GTA का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिला। वो तो सीधा स्टेट के साथ मिला, फिर अलग हो गया ना बात। मतलब हम लोग का कंसेप्ट ही उन लोग को मतलब क्या है, चोरी करके तो चला आया पहाड़ में। हाँ, इन लोग का कंसेप्ट ठीक है, मैंने भूल किया बोल के उन लोग चला आया, तो इसीलिए भी। और बिमल गुरुंग का तो रीजन कुछ अलग भी है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स में अलग अलग अपना वर्षों के बाद भी होता है। देखिए, नहीं, मैं कह रही हूँ बिमल गुरुंग का रीजंस कुछ अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट इतने सारे केसेस थे और अभी उनका केसेस ड्रॉप भी हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो शायद वो भी एक रीजन था कि वो TMC गवर्नमेंट के साथ जुड़ गए। विश्वास करने लायक मतलब उसका मतलब क्या है, कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर विश्वास करने लायक नहीं है। अभी 2 महीना आगे उसका क्या डिसीजन होता है, 2 महीने के बाद क्या कर देता है। जो हम लोग ने एक ठो मतलब संबंध स्थापित बना के रखा, उसको क्या भरोसा कि मतलब उसके साथ मिल जाने से वो यथावत रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सब दुविधा है। इसलिए उसका जो प्रीवियस हम लोग हिस्ट्री देखा है, जो पॉलिटिक्स करता है, जो स्ट्रेटेजी में पॉलिटिक्स करता है, उसका भरोसा करने लायक नहीं रहता है। इसीलिए उन लोग के साथ जुड़ जाना रिस्क की बात है, इसीलिए हम लोग उन लोग से नहीं जुड़ा। सर, कालिम्पोंग कंस्टिट्यूएंसी वाज द ओनली कंस्टिट्यूएंसी जहाँ पर BJP नहीं जीत पाया और आप वहाँ पे जीत पाए। अब क्यों कालिम्पोंग कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा क्या था कि यहाँ पे BJP नहीं जीत पाया? आपके फेवर में क्या था कालिम्पोंग में कि आपको लगता है कि कालिम्पोंग कंस्टिट्यूएंसी आप जीत पाए? कालिम्पोंग ज़्यादातर रूरल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चर बेल्ट भी है, और दार्जिलिंग और कर्संग ज़्यादातर टी गार्डन डोमिनेटिंग एरिया है। तो कालिम्पोंग और दार्जिलिंग कर्संग में वोट देने का पैटर्न थोड़ा अलग से, क्योंकि कालिम्पोंग में इंडिविजुअल वोट डिसाइड करता है, और दार्जिलिंग कर्संग में ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न में उन लोग वोट डालता है। ये थोड़ा कुछ फ़र्क है जहाँ तक मेरा एनालाइज है उस। इसी के चलते शायद हम लोग इंडिविजुअल को बता पाया, इंडिविजुअल को कन्विंस कर पाया, देखो यहाँ वोट देने से फ़ायदा रहेगा, इंडिविजुअल को मैं टच कर पाया। लेकिन दार्जिलिंग और कर्संग का मेरा मानना है वो ऑर्गेनाइज है, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कि टी गार्डन ज़्यादा है 80% इसीलिए शायद, क्योंकि वहाँ पर भी जहाँ इंडिविजुअल एरिया है, जैसे कि सिटोंग वगैरह, ये जो मतलब कर्संग के अंडर में पड़ता है, वो ग्रामीण इलाका है, फुल्ली नन मतलब टी गार्डन एरिया है।
उस एरिया में देखा जाए तो वहाँ पर भी वोट मिला है। फिर उस हिसाब से मेरा लगता है जो टी गार्डन वाला को जो आकर्षित करना चाहिए था, कम से कम हम लोग शायद नज़रअंदाज हो गया वोट लुभाने में, उन लोग को आकर्षित करने में। शायद इस प्रकार से कालिम्पोंग हम लोग जीत गए, दार्जिलिंग खरसाङ हम लोग नेगेटिव रिजल्ट सामना करना पड़ा, ये लगता है। सर, आपने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था जिसके वजह से आपको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। आपने कहा कि आप पहले वो वाले एरियाज़, कालिम्पोंग के वो वाले एरियाज़ डेवलप करना चाहते हैं जिन्होंने आपको, जिन बूथ्स ने आपको वोट दिया, जो एरियाज़ ने आपको ज़्यादातर सपोर्ट किया, ज़्यादा वोट्स जिस एरियाज़ में आपको मिले, उनको आप पहले डेवलप करेंगे। आपने ये क्यों बोला और आपको अपोलोजाइज़ भी करना पड़ा ये स्टेटमेंट के लिए? क्या मैं खड़ा रहा उस मेरा स्टेटमेंट में, क्योंकि मैं जो स्टेटमेंट देता हूँ समझ के ही देता हूँ। क्योंकि जो वोट जिताया और जो मेरा काम किया, मैं उसी को पारिश्रमिक भी तो दूंगा। तो हर एक को संभव ही नहीं है, ये भी बात है ना। मेरा इतना सा छोटा संसार है पॉलिटिक्स का, कालिम्पोंग भर का, उसमें भी 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स है। हारा हुआ जीता हुआ का हर एक के साथ एक ही बार में अगर मैं ट्रीटमेंट देने जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि सबको दे भी पाऊंगा। मैं स्पष्टवादी हूँ पॉलिटिक्स में, जो मेरे साथ रहा खड़ा उन लोग को ज़्यादा भाव देना ही होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मैंने ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, जो अगर आपको वोट ना भी दे लेकिन आप तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप तो पूरे कालिम्पोंग कंस्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपको तो इंडिया भर का ऐसा पैटर्न है। देखिए दूसरा लोग पॉलिटिक्स में दूसरा ढंग से बोलता है, ठीक है, दूसरा ढंग से बोलता है। मैं क्लियरली अपना स्टेटमेंट रखता हूँ। मैंने पहले प्राथमिकता दूंगा बोल दिया था। आप वो मेरा स्टेटमेंट को थोड़ा आप स्टडी करेंगे तो पहले मैं जहाँ से मैं जीता उन एरिया को, उन बूथ को, उन एरिया को ज़्यादा फोकस करूँगा। भविष्य में दूसरा और भी हाँ इसके साथ खड़ा रहने से फ़ायदा है, मतलब ये अट्रैक्शन जाएगा। ये पॉलिटिक्स का एक तो मानना है। पॉलिटिक्स सीधा सीधी संत बात से नहीं चलता है। पॉलिटिक्स एक डिप्लोमेसी है। मैंने अपना डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से जो देखा मैं सही लगा। अभी भी मैं उस बात में उस दिन भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, अभी भी खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। सर, कल ही ये एक न्यूज़ आया कि बिनोय तामांग का जो फैक्शन है उनमें से कालिम्पोंग के जो लीडर्स हैं, 4 लीडर्स ने छोड़ दिया पार्टी। मैंने लिखा भी हुआ है, वो सेंट्रल कमेटी लीडर्स थे और एक कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफिस सेक्रेटरी भी थे। उनका मानना ये है कि पहली बात तो ये जो फैक्शन है, बिनोय तामांग का फैक्शन, उन्होंने कहा कि वहाँ लैक ऑफ डिसिप्लिन है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपने जो ये स्टेटमेंट जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उनके आपके इस स्टेटमेंट के वो खिलाफ है। तो इस पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए 4 जो मतलब विशेष हम लोग का लीडर लोग निकला है पार्टी से, उसमें से 3 पहले से अलग हो गया था। बिफोर वोट ही मुझे सपोर्ट नहीं किया है फील्ड में। उन लोग विमल गुरुङ दाजू को सपोर्ट किया था। 3 जो ये सिर्फ अकेला है होन खनाल जो हमारा मतलब क्या था सेक्रेटरी था उसका एक ठो समष्टि का, वही सिर्फ हमारे साथ था। सीधा सीधी बात है। तो उस हिसाब से मतलब नैतिक रूप से देखा जाए तो वो कोई सीरियस बात नहीं, क्योंकि वो पहले से ही। लेकिन उन लोग का ऊपर में हम लोग ने डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुआ था। मेरा जब अनाउंसमेंट हुआ, मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ, तभी से उन लोग अलग हो गया था। उसमें कोई सीरियस वाला बात नहीं है। मैंने पहले मेरा स्टेटमेंट में नेपाली में बोल भी दिया था कि उन लोग जाने से कोई नुकसान ही नहीं होगा, क्योंकि नया लोग को प्राथमिकता मिलना चाहिए। मेरा ज़्यादातर मैं खुद भी एक ठो मतलब विजन रखता हूँ जहाँ ज़्यादा जवान लोगों को, जवानी लोगों को मौका मिले, ताकि अच्छा सा एक ठो नया परिवर्तन हो पहाड़ में, जो नया दृष्टिकोण रहे पहाड़ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। क्योंकि उन लोग से हो जाता तो बहुत दिन से पॉलिटिक्स ही कर रहा है ना, तो हुआ तो कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ यंग लोग को आना चाहिए पहाड़ में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तरह मतलब रहने से पार्टी को फ़ायदा भी नहीं था। उन लोग किया ठीक है। सर, आपने मुकुल रॉय को PAC चेयरमैन के लिए आपने नॉमिनेट किया। यूजुअली क्या होता है, जो PAC चेयरमैन होता है असेंबली में, वो ऑपोजिशन पार्टी का होते हैं जनरली, क्योंकि ये
पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है, आप क्यों उनको सपोर्ट, आप मुकुल रॉय को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुकुल रॉय तो अभी टीएमसी में वापस आ गए हैं बीजेपी से, तो आप उनका कैंडिडेचर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो उम्मीदवार बन रहा था, तो किसी को न किसी को मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। मेरा मतलब कंफर्ट जोन है कि उन लोग अभी जिसका टिकट में भी लड़के वो एमएलए होके आया, तो वो तो कम से कम टीएमसी के साथ तो जुड़ चुके हैं। तो मोरल ग्राउंड में मेरा मानना है कि क्यों ना मैं दूसरा को दूं, मेरा वोट या मेरा सपोर्ट क्यों मैं दूसरा बीजेपी को दूं। तो उस दृष्टिकोण से मैं उसको सपोर्ट किया। उसमें क्या है, मतलब वो तो टीएमसी में ज्वाइन कर चुका है और अभी वो बीजेपी का ही मतलब एमएलए ही है। टेक्निकल उसमें देखा जाए तो बीजेपी का एमएलए भी है। तो जो मतलब लोग राज्य मतलब विधानसभा का स्पीकर जो डिसाइड करेगा वो टेक्निकल बात है, जो संवैधानिक बात है, उन लोग जाने, क्योंकि हम तो उनके अगेंस्ट काफ़ी करप्शन केसेस भी हैं। ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ इन द नारदा केस, शारदा केस, दोनों में उनका अक्यूज्ड है। तो आपको लगता है कि पीएससी चेयरमैन के लिए वो लायक है? कौन है पॉलिटिक्स में, देखिए कौन नहीं, यहाँ से लेकर वो प्रधानमंत्री तक ही है। कोई बोलता है होम मिनिस्टर को क्या बोलता है, तदीपार बोलता है, तभी तो होम मिनिस्टर है। कौन बिना दाग के, ये भारत में सब लोग दागी दागी है, तभी देश चला रहा है। ये कौन सा बड़ी बात है ये मुकुल रॉय को ये चला पाना? ये मुझे नहीं लगता है ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि केस लगाया जिसको, सबको तो केस नहीं लग रहा है। फिर सामने में भी हम लोग देखें, जैसे कि उस केस में एक्यूज, वन ऑफ द एक्यूज थे ये शुभेंदु अधिकारी जी भी तो है, तो उसके ऊपर में अभी कुछ तनाव नहीं दे रहा है। ये टीएमसी के ऊपर कई लोग तनाव दे रहा है, ऐसे तो देखने को मिल ही रहा है। ये पॉलिटिक्स वाला बात है, उसमें भीतर में वास्तव में सीरियस बात नहीं रहता है, वो पब्लिक को दिखाने के लिए नाटक करता रहता है। कालिम्पोंग कंस्टिट्यूएंसी के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? पहाड़ भर का बहुत सारा समस्या है उसमें। जो मैं कालिम्पोंग से बिलोंग करता, कालिम्पोंग में स्पेशली बहुत सारा ज़मीन के ऊपर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डीआई फंड वाला एरिया है वहाँ, ये इतना मतलब डीआई डेवलपमेंट वाला, और दूसरा चीज़ बहुत सारा मिशनरी लैंड है जो पब्लिकली ऑक्युपाइड है, और उसमें मतलब वेस्ट भी हो चुका है, उसको एलआर में कन्वर्सन कराना, ये सब समस्या है कालिम्पोंग। ये वोट में भी हम लोग मैनिफेस्टो में लेके भी आया था, वो सब हमारा मुद्दा है, उसी को मैं स्टेट के साथ मिलकर आगे रखूँगा। और 20 बरस से एक ठो बड़ा डिस्गस्टिंग बात है, मतलब बताने से भी कोई विश्वास भी नहीं करेगा। पहाड़ में 112 ग्राम पंचायत है, पहाड़ में 112 ग्राम पंचायत है, जीटी के जुरिडिक्शन में पड़ता है। वो 2001 के बाद अभी तक सिंगल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ में अनप्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ज़्यादातर पॉलिटिक्स किया, जैसे कि गोरखलैंड मांगता रहता है देता नहीं, फिर दूसरा क्या मांगता है देता नहीं, उसमें भूल गया। तो जो ग्राम पंचायत है उस स्ट्रक्चर को ठीक से चलाना ही भूल गया पहाड़ में। देखिए इसीलिए ग्रामीण इलाका में ठीक से डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, तो इलेक्शन नहीं हो रहा है ग्राम पंचायत का, ये सब के चलते ये उल्टा पाल्टी पहाड़ में पॉलिटिक्स कर रहा है सब लोग, इसी के चलते ये सब उल्टा पाल्टी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रहा है। तो ग्राम पंचायत में 50% ज़्यादा अभी पोस्ट वैकेंट है। तो 2010 के बाद अभी तक एक प्रमोशन भी नहीं दिया गया है पंचायत का जितना भी कर्मचारी है लोग, उन लोग के लिए। और दूसरा चीज़ है 500 से ज़्यादा, मुझे लगता है 400 से 500 से थोड़ा एक दो ज़्यादा भी हो सकता है, इतना सारा वैकेंसीज खाली पड़ा हुआ है। देखिए बहुत सारा प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, टीचर है स्टूडेंट नहीं, ये सब ऐसा अवस्था, मतलब अस्त व्यवस्था। वहाँ कोई स्कूल रिकॉग्नाइज हो चुका है, टीचर लोग काम भी कर रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, इतना अस्त व्यवस्था मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पहाड़ में चल रहा है। इसी को रीइंस्टेट कराना होगा। जीटीए तो आप लोग के अंडर ही है ना? नहीं, जीटीए ठीक से चला पाएंगे तब होगा ना। जीटीए चलाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का लोग आके उल्टा पुल्टा बोल देता है, फिर इधर डिस्टर्ब, पॉलिटिकली डिस्टर्ब हो जाता है खास में। अगर सिस्टम से एक ठो जीटीए पूरा का पूरा सिस्टम से चलाएगा, जीटीए चलाने विमल गुरुङ दाजू के सामने में क्या हुआ, जीटीए लिया, लेकिन जो स्टेट के साथ अच्छा रिश्ता बना के चला लिया होता तो ये सब प्रॉब्लम उसी टाइम में मिट हो जाता। ये ग्राम पंचायत का इतना सारा समस्या है, टीचर लोगों का इतना सारा समस्या है, सब सेटल हो जाता। क्योंकि जब सत्ता के साथ मिल के नहीं रहा तब टसल होता रहा, पॉलिटिकल डिफरेंस होता रहा, उसके चलते ये सब मतलब सेटलमेंट नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2017 के बाद जो हम लोग का पार्टी को दिया गया, मतलब विनय तामाङ को, अनित थापा को दिया गया, तब
उसमें भी ज़्यादा क्या है कन्विंस मतलब पॉलिटिकली पहाड़ का लोग फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहा था जीटे चले, क्योंकि इसीलिए उसका वोट देने का पैटर्न में दूसरा तरह से रहा। इसीलिए सीरियस रूप से ये सब के ऊपर में काम हो नहीं पाया। इसी के चलते ये सब कोई मतलब भरपाई करने से पहाड़ मतलब मुझे लगता है हरा भरा होगा और वहाँ का बहुत सारा एजुकेटेड यूथ लोग को मतलब नौकरी मिलने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। इसी के ऊपर सर बस एक लास्ट वन मोर क्वेश्चन, अभी गिवन द पॉलिटिकल सिचुएशन जो है हिल्स में और स्टेट में भी सेंटर में भी, परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन हिल्स के लिए आपके हिसाब से क्या है? देखिए पॉलिटिकल परमानेंट सोल्यूशन अगर मेरा व्यू से अगर देगा कोई बिना टेंशन के देगा तो यूटी हो सकता है और गोरखलैंड हो सकता है। उसके अलावा तो कुछ चीज़ मुझे नहीं लगता है कि परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन। क्योंकि यूटी के बारे में बात हो रही थी, तो अभी परमानेंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या दार्जिलिंग हिल्स को यूटी बनाना है या स्टेट हुड देना है, क्या आपके हिसाब से क्या है? गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं है, अपने वो पॉलिटिकल बातें हैं जो पॉलिटिकल लोग है जो पहाड़ का पॉलिटिकल लोग जो है को उन लोग ही बोल रहा है। ये गवर्नमेंट का ओर से कोई ये सब नहीं है। गवर्नमेंट इसके ऊपर में देख ही नहीं रहा है। कहाँ देखता है सेंट्रल का लोग, ये सब नहीं देखा, क्योंकि यूटी देने से भी गोरखलैंड देने से भी बंगाल के सेंटीमेंट के ऊपर उतना ही आघात है। यूटी देने से भी सेपरेट ही होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से तो फुल्ली सेपरेट ही है ना, तो स्टेट देने से उतना ही है। तो बंगाल का दृष्टिकोण से देखा जाए तो मतलब सेपरेशन का घाव दे आर अगेंस्ट यूटी आल्सो। हाँ, तो सेम घाव है, तो सेंट्रल क्यों देगा? क्योंकि बिना देके ये लोग 3 टेंडर वोट जीत चुका है, तो उन लोग को लग गया है, इन लोगों को मोनोटस कर दिया कि वोट देने का मशीन बना चुके हैं, इन लोगों को देना नहीं चाहिए। देने से भी नहीं देने से भी उन लोगों को वोट देता रहेगा। उन लोग का ये मतलब उन लोग का ये मतलब क्या है दृष्टिकोण बन गया है, तो कुछ तो देगा नहीं। इसीलिए अगर परमानेंटली पॉलिटिकल सोल्यूशन किया जाने से वही 2 सब्जेक्ट ही काम आएगा, एक तो यूटी है या तो अलग सेपरेट स्टेट इस्टेब्लिश होने से ही पॉलिटिकली परमानेंट सोल्यूशन। ये दोनों से अलावा कोई भी पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट पॉलिटिशन हो ही नहीं सकता है। Thank you so much, sir. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. If you like this video, don't forget to virtually like this video as well. Share the video, but don't forget to subscribe to our channel for more videos like this. Thank you so much for watching.